नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 10 मिनट का मैटर रहेगा और 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। PDF इसका दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आजकल विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों पर आशंका जताई जा रही है। वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जो पार्टियां देश के किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन आयोग के कार्यों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहती हैं, वे चुनाव हार जाने के बाद उन्हें शक की नज़रों से देखने लगती हैं। यह तरीका अनुचित है। मैं इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ हूँ। आज जब इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चल रही है तो मैं अपने आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो लोग बिना किसी कारण जब तब इस संस्था पर शक करने लग जाते हैं, उन्हें यह बताना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग भारत की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इस संस्था पर शक करने का मतलब यह है कि वे लोग संविधान पर शक करते हैं और अंततः संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच पर शक करते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में होने वाले कई प्रमुख चुनावों की देखरेख करना और उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को कई विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनके विषय में संविधान में विस्तार से बताया गया है। इसके ऊपर चुनाव में काफ़ी बड़ा दायित्व होता है। ये दायित्व ही इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संस्थाओं में से एक बनाता है। भारत की एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग को कई सारी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती है। यहाँ यह भी व्यवस्था है कि निर्वाचन आयोग विधायिका द्वारा निर्मित विधि का उल्लंघन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के पात्र होते हैं। चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करना, दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को संपन्न करने की शक्तियां निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत में निष्पक्षता से चुनाव करवाने में भारत निर्वाचन आयोग की एक बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि इसकी आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि यह संस्था न हो तो चुनाव करवाने में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि यह कार्य किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्था को दिया गया तो उसकी स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि धूमिल हो जाएगी। चुनाव से जुड़े विषयों में भारत निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यही कारण है कि यह निश्चित अंतराल पर होने वाले चुनावों की तारीख जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे जारी करने तक सारे कार्य करता है। इस संस्था की सतर्कता और सुझावों के कारण ही चुनावों में होने वाले धांधलियों में कमी आई है और कई विशेष सुधार हुए हैं। ये तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष जी, भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में कई सारे चुनाव हुए हैं, जिनका नेतृत्व चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल पर चुनाव का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एक संस्था की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग का अस्तित्व हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने अपने योगदान के जरिए देश
के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी दलों के नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस संस्था की स्वायत्तता पर सवाल न उठाएं। जनता द्वारा किए गए हार जीत के फैसले को स्वीकार करें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है। काफ़ी चुनाव समय से देश में चुनाव सुधारों की मांग की जाती रही है। जबकि सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने के बारे में सोचा है, तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम सरकार की मदद करें। चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के समक्ष काफ़ी समय से विचाराधीन रहा है। पिछले वर्षों के अनुभवों ने चुनाव सुधार की आवश्यकता को बता दिया है। चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव सरकार के पास भेजे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर एक दिन की चर्चा में सभी मुद्दों को सामने ला पाना संभव नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो चर्चा के लिए एक और दिन का समय रखा जाना चाहिए। चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने भी अनेक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही साथ इस संबंध में अनेक मंचों से भी समय समय पर ठोस विचार सामने आते रहे हैं। सरकार ने चुनाव सुधार के मुद्दों के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा है। इस विधेयक में देश की चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों का प्रावधान किया गया है, जिस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। देश के चुनाव प्रबंधन पर बन रहे इस महत्वपूर्ण बिल पर चल रही चर्चा के विषय में मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी गई। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक को एवं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह बिल शीघ्र ही कानून का रूप ले लेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बनकर आया था, तब मैंने अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित किया था। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, इसलिए नियम के अनुसार मैं तेलुगु में भी अपनी बात रख सकता हूं, परंतु मुझे लगता है कि आज हिंदी में सदन को संबोधित करूं, क्योंकि सत्ता पक्ष से होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं संघ की राजभाषा का सम्मान करूं। यदि शब्दों के चयन के कारण मेरे संबोधन में कहीं ठहराव आता है तो मुझे इस बात के लिए आप क्षमा करेंगे। आज इस सदन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। मैं किसानों की इन समस्याओं के समाधान की इच्छा में चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। आज देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी फसलों के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समस्या केवल छोटे किसानों की है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। जब से हमारे देश के समस्त किसानों की इस समस्या ने खेतीबाड़ी से संबंधित कई और समस्याओं को जन्म दिया है। इससे हमारी पूरी कृषि व्यवस्था के सामने संकट पैदा हो गया है। मैं सदन में उपस्थित सभी पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। देश की जनता ने विपक्ष में बैठी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक निर्णय लिया है, जिसके कारण उनका लगभग 72 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं आपकी पार्टी के नेतृत्व में बनी विभिन्न राज्य सरकारों को भी सचेत करता हूं कि वे जनता के लिए किए गए वायदे को पूरा करें। यदि वे शीघ्र से शीघ्र किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो किसान उनके विरुद्ध वैसा ही निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे जैसा पिछले आम चुनाव में लिया था। मेरा मानना है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते इस सभा के अधिकतर सदस्य किसानों के वोट से चुनकर आते हैं। जो हम चुनते हैं उनमें से 2/3 किसान पूर्णतः गरीब हैं। ये छोटे और सीमांत किसान बड़ी मुसीबत में हैं। ये ऐसे किसान हैं जिनका सबसे
अधिक शोषण हुआ है। पूर्व की सरकार ने इन किसानों की स्थिति के बारे में कभी विचार नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 72 वर्षों के शासनकाल में सभी सरकारें इनके प्रति उदासीन रहीं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष हमारे गृह राज्य में भ्रम के कारण सरकार और जनता के बीच तनाव की स्थिति बनी रही है। हिंसा का रास्ता अपनाए जाने की कोशिश की गई। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसे तरीकों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश के विकास में सभी का योगदान बराबर है। कोई भी व्यक्ति या वर्ग अकेले देश का विकास नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि सदन के अधिक से अधिक सदस्य इस पर विचार विमर्श में हिस्सा लें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिम जातियों, अन्य पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर विशेष काम करने का बीड़ा उठाया है। वे इन क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। वे चाहते हैं कि आबादी का कोई भी हिस्सा यह न समझे कि हम उन्हें भूल गए हैं। उनकी उपेक्षा से हम सबको हानि होगी। इस समय उनका ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता की ओर है। वर्षों तक इन इलाकों में आवागमन की बहुत बड़ी समस्या रही। बरसात के दिनों में पूर्वोत्तर के कई हिस्से शेष भारत से कट जाते हैं। वहाँ के लोगों से हमारा संबंध टूट जाता है। हमारी सरकार ने इन बढ़ती हुई दरारों के चक्र को नियंत्रण में लाने और वहां रोजगार देने की दिशा में सफलता पाई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। हमें इसके लिए काम करना है। स्टॉप हो दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का मैटर है, 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। डिक्टेशन को पूरा लिखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मेंबरशिप के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या आप हमारे यूट्यूब के ज्वाइन बटन में जाके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।